मैं अक्सर सोचता हूँ कि इस देश में अच्छे स्कूल, अच्छे हॉस्पिटल, अच्छे इंस्टीट्यूट क्यों नहीं खोले जाते। तो एक बात समझ में आती है कि भारत में श्रेणी वाइज समाज की संरचना हुई है प्राचीन काल से। आप देखेंगे प्राचीन काल में यानी मौर्य काल में आप देखेंगे, मगध साम्राज्य में देखेंगे तो समाज की विभिन्न संरचनाएं, उन संरचनाओं में जो उच्च वर्गीय समाज है उनके लिए अलग, इवन पानी पीने तक का स्थान भी अलग था। वो आज भी आपको समाज में दिख सकता है, उसका स्वरूप बदल गया। बहुसंख्यक वर्ग हमेशा उन चीज़ों पे कंसंट्रेट करता है जो उनके द्वारा छोड़ दी जाती है। संख्या तो इनकी ज़्यादा है, पर संख्या का कोई मतलब नहीं है, कोई मोल नहीं है। क्यों? क्योंकि यह बहुसंख्यक होने के बावजूद भी विभिन्न सब कैटेगरीज में, मतलब उप श्रेणियों में ये बटे हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे जातिगत अगर आप देखेंगे तो जैसे भारत में 4 जातियां हैं प्रमुख रूप से, है ना? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो जो ब्राह्मण कैटेगरी की बात अगर आप करेंगे तो उनमें वैवाहिक संबंध भी होते हैं, सब आपस में करते हैं। जैसे एक कैटेगरी वाइज है, मतलब कि एक, जैसे एक एग्जांपल ले लीजिए, कोई एक व्यक्ति ए है ब्राह्मणों में, वह सबसे जो डी कैटेगरी का जो ब्राह्मण है वो भी एक यहाँ शादी तो कर सकता है, बेटे की नहीं, बेटी की कर सकता है। लेकिन जो ये फोर्थ यानी जो शूद्र, जिनको तथाकथित कहा जाता है हिंदू मैथोलॉजी के हिसाब से, वो अपनी बेटी भी शादी नहीं कर सकते। किसी, मतलब शूद्रों में भी जो बेहतरीन शूद्र हैं, जो सबसे अच्छे शूद्र, भाई मेरे हिसाब से तो सभी शूद्र ही हैं। उसमें अच्छा शूद्र, बुरा शूद्र क्या है? अल्टीमेटली तो सबके कंडीशन एक ही जैसे हैं। तो उस कंडीशन में जब आप रहते हैं तो कहीं न कहीं एक वो बनता है कि कैसे आप बदलाव लाएंगे। जब आपकी शिक्षा पद्धति ही अच्छी ना हो तो आप बढ़ेंगे कैसे? आप धर्म के नाम पे आपको, है ना? अच्छा, मैं ये नहीं कहूँगा कि लड़ाया जाता है, आप लड़ते हैं। कोई किसी का हाथ पकड़ के किसी से नहीं लड़ाता। आप थोड़ा सा अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं करते कि धर्मगत राजनीति से धर्म सिर्फ क्या है कि आपके जीवन को सरल बना दे, वह धर्म है। और एक बात और है, इस पूरी, न सिर्फ भारत की मैं बात कर रहा हूँ, पूरी दुनिया की बात कर रहा हूँ। इस पूरी दुनिया में जो भी चीज़ें, ये बात हमारा ना आप लोग ध्यान से सुनिए और समझिए और समझने की कोशिश भी करिएगा। इस दुनिया में जो भी चीज़ें बनाई गई हैं वो सब शूद्रों ने बनाया है। जो आप खाते हैं अनाज, उस अनाज को पैदा करने वाला शूद्र है। तो वह सचमुच वह भिखमंगा तो नहीं है, बहुत हार्ड लेबोरियस है वो। बस उसे बता दिया गया है कि तुम्हारे अंदर दिमाग नहीं भाई। जो हार्ड वर्किंग है उसे एक तरह से ना मानसिक रूप से अपाहिज बना दिया गया है। वो सोच नहीं सकता, विचार नहीं कर सकता। और जो मतलब अन्य कैटेगरी के जो लोग हैं, उन्हीं में से अगर कोई एक ऐसा बंदा निकल कर आता है कि नहीं नहीं उनके अधिकार हैं, वो भी हमारी तरह इंसान हैं, तो उन्हें भी देशद्रोही या समाज निकाला कर दिया जाता है। जैसे भरत भूषण तिवारी अपनी बहन की शादी के लिए नहीं लड़ रहा था, अपने पिताजी की नौकरी के लिए नहीं, ना ही अपनी नौकरी के लिए लड़ रहा था। वो लड़ इसलिए रहा था कि कुछ ओबीसी एससी कैटेगरी के लोग थे जिनके घर ख़त्म हो गए थे। कुछ होंगे जनरल कैटेगरी के भी, मैं नहीं कहता कि एकदम नहीं होंगे, क्योंकि गंगा जी का जब बाढ़ आया था तो उसमें सभी लोगों के साथ बुरा चीज़ हुआ था। तो वो संघर्ष कर रहा था कि इनको भी सही जीवन मिले, और उसको आप देखिए तो कहीं से भी आपको लगता नहीं है, और बर्दाश्त नहीं कर पाए ये लोग, उसकी हत्या कर दी है।
फेक एनकाउंटर। आज़ाद भारत का, मैं ये नहीं कहूँगा कि पहली घटना है, ये ऐसी हज़ारों हज़ार घटनाएं होती हैं, पहली नोटिस की जाने वाली घटना है ये, जिसके ख़िलाफ़ कुछ लोग बोलते हैं। और मैं आपको एक बात और बता दूं, कुछ कैटेगराइज हैं चीज़ें। अगर आप मुस्लिम हैं तो अगर आप सरकार के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाते हैं तो आपको सीधे हत्या कर दी जाएगी, और सारे के सारे लोग एक स्वर में बोलेंगे यार वो तो आतंकवादी रहा होगा, आप भले ही सही बात क्यों ना कर रहे हो। उसी तरीके से अगर आप एससी कैटेगरी के हैं, ओबीसी कैटेगरी के हैं, तो अगर आप आवाज़ उठाते हैं, सरकार आपका इनकाउंटर कर देती है, तो यही लोग जो तथाकथित ब्राह्मण समाज के लोग हैं, वो लोग खुद बोलेंगे कि नहीं नहीं, अरे उसका तो ऐसा ही था, वो तो बड़ा गलत था, उसके चाल चलन ठीक नहीं थे, बहुत साला उछल रहा था, ठीक किया मार दिया। पर मुझे लगता है कि ये बात हमारी कड़वी ज़रूर है, लेकिन हकीकत मुझे लगती है तुम दोनों लोगों को समझ में आता है, लेकिन देर में जब तुम्हारे ऊपर पड़ती है। जैसे जब यूजीसी बिल लाए मोदी जी, तो पता चला कि वो उनकी जाति के बारे में मुझे पता चला। जो पहले पिताजी कहते थे, हमारे बाप हैं, हमारे ये हैं वो हैं, सडनली गालियाँ बरसाने लगे। उसी प्रकार से जब भरत भूषण तिवारी का इनकाउंटर हुआ तो लगा कि सरकार बड़ी अत्याचार कर रही है। मेरा कंसर्न ये नहीं है कि सिर्फ सरकार अत्याचार कर रही है। आपको क्या लगता है कि मोदी सरकार के जाने के बाद जब कांग्रेस आएगी तो कांग्रेस मीडिया पे कब्जा करने की कोशिश नहीं करेगी, या इंस्टीट्यूट को तो पिंजड़े का तोता किसको कहा गया है ना, सीबीआई को कहा गया था किसके टाइम में, कांग्रेस के टाइम में। तो ऐसा नहीं है कि वो नहीं करती, सारे के सारे लोग करते हैं कि चट्टे बट्टे के हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि हम लोग नहीं जानते, और जो जानते हैं वो गद्दार बने हुए हैं इस देश के। नहीं जानने वालों को तो जो जानते हैं उनको बताना चाहिए कि भाई तुम्हारे ये अधिकार है, तुम्हारे ये कर्तव्य हैं, और तुम्हें इसका उपयोग करना चाहिए। और जो जानते हैं वो क्या करते हैं, गद्दारों की तरह इस देश के साथ गद्दारी करते हैं, और अच्छी स्कूलें नहीं खुलने देते, अच्छे कॉलेजेस नहीं खुलने देते। इस देश का भला कैसे होगा? मैं बार बार पूछता हूँ, मुझे ये जानकर बड़ी हैरत होती है कि आखिर कब तक ऐसे चलेगा, कब तक? बस मेरी इतनी सी गुजारिश है कि अब मैं उन ब्राह्मण कैटेगरी के लोगों को, जनरल कैटेगरी के लोगों को नहीं कहूँगा, क्योंकि उनके पास बहुत दिमाग, बुद्धि, विवेक है। और बहुत बुद्धि विवेक अगर है तो उन्हें समझना चाहिए कि देश की भलाई के लिए हमें एक होना चाहिए। जाति पाति तुम लोग भी ख़त्म करो ना बे। कैसी ये कौन कहानी लिख के चला गया? और तुम्हें अपनी कहानियों पे बड़ा यकीन होता है, बाकी कहानी जो लिखते हैं, तुम ही कहानी बनाओ और तुम फिर उसे सत्य बनाने में लग जाओ। बाकी लोग भी जैसे कहानी लिखते हैं, तुम्हें उस पर यकीन नहीं होता, जबकि उनकी कहानियाँ तुमसे प्रमाणित हैं, उनके साथ हुई घटनाओं के बारे में लिखते हैं। तुम्हारी कहानियों में कोई सिर पैर नहीं होता, ना एग्जिस्टेंस उसका होता है, ना वो जगह होती, सब हाइपोथेटिकल तुम्हारी कहानियाँ होती हैं। लेकिन फिर भी वो मानते हैं, लेकिन तुम नहीं मानते। थोड़ा सा अपना दिल बड़ा करो, अपनी जिम्मेदारियों को समझो और आगे आओ, बोलो। भरत भूषण तिवारी के मरने पे तुमको समझ में आता है कि वो देशभक्त भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद है। उमर खालिद के बारे में तुम्हारे नाम सुनते हैं तुम्हें नफरत क्यों हो जाती है? तुमने कभी उसका इंटरव्यू सुना? उसने कभी कहा कि जिहाद फैलाओ इस देश में? वह खुद भी सेकुलर, पक्का वाला सेकुलर है। मैं कहता हूँ तुम लोग कभी शांत मन से उसके एक इंटरव्यू सुनना। किस चीज़ की बात करता है वह? किस चीज़ की आज़ादी की बात करता है? कैसी? और तुम्हें बहुत मनुस्मृति मानने का शौक़ है, तुम्हें बहुत कहते हो तुम कि मनुस्मृति एक ऐसा धर्म ग्रंथ है जो भारत का शाश्वत
संविधान है। अरे भाई, उस जो शासक संविधान है उस वो शासक संविधान अपनी महिलाओं को, यानी जितने भी माताएं बहनें हैं उनको बताओ, उनको समझाओ, तो हकीकत में देखना सबसे पहले वो तुम्हारे इस तथाकथित संविधान से, शाश्वत संविधान को मानने से इनकार कर देंगे। और उन्हें छोड़ो, तुम खुद नहीं मानोगे। बस ये है कि तुमने सुना, तुम्हारा ईगो हर्ट होता है और तुम उसको नहीं मानते। सच कह रहा हूँ, पढ़ना कभी, बगैर पढ़े तो कोई मतलब नहीं बनता। धर्म ग्रंथों को पढ़ना तुम अपने, अगर तुम्हारी आंखें ना खुल गई तो मैं जो कहोगे हाथ है, तुम पढ़ते नहीं हो इसलिए तुम्हें समझ नहीं आता। एक बार पढ़ोगे तो तुम फिर उससे बहुत ऊपर उठ जाओगे। मैं पढ़ता हूँ, पढ़ रहा हूँ, आगे पढ़ता रहूँगा। अभी तक जितना पढ़ा उनमें से मुझे सबसे ज़्यादा जो अगर कोई अच्छी चीज़ लगती है तो उपनिषद है, जो बेहतर है। और उपनिषदों के बारे में बहुत कम बताया गया, उसे एक फिलोसफिकल कंटेस्ट करार कर बाहर कर दिया गया। जितनी गंध वाली चीज़ें थी वो सारी पढ़ी हैं। उसके बाद अच्छा, पढ़ते नहीं हो तो तुम्हें कैसे पता चलेगा? पढ़ोगे तो तुम्हारी आंखें ऑलरेडी खुल जाएंगी और मुझे विश्वास है कि तुम एक अच्छा निर्णय ले पाओगे। इसलिए नफरत छोड़ो। बार बार कहते हो मुसलमान इस देश के लिए खतरनाक है, तुम्हारे लिए होंगे। अब मैं सच कहूँ, ये बात बहुत बुरी लगी, लेकिन हमारे लिए तो तुम खतरनाक हो। शूद्रों के गले में मटका बांधने वाला कौन था? मंदिरों में जाने से मना करने वाला कौन था? छुआछूत करने वाला कौन था? कौन था छोड़ो, कौन है? मैं सर्वोच्च जाति का हूँ, कौन है कहने वाला? केरला में महिलाओं की स्तन को काटने वाला कौन था? मुसलमान। कौन था? आज भी रिजर्वेशन का सबसे ज़्यादा विरोध करने वाला कौन है? यूजीसी का अभी हाल फिलहाल में जब बात हुई तो उसका विरोध करने वाला कौन है था? बताओ। मुसलमानों से है खतरा इस देश को। मुसलमानों को खतरा नहीं, से खतरा इस देश को नहीं है। मैं किसी जाति की बात नहीं करूँगा कि उनसे खतरा है, लेकिन जिनकी आंखें बंद हो चुकी हैं, जिनका दिमाग बंद हो चुका है, उनसे ज़रूर इस देश को खतरा है। मैं कहता हूँ, अगर तुम कहते हो कि सच्चे देशभक्त हो, अच्छी स्कूलें क्यों नहीं बनने देते तुम? अच्छी स्कूलें क्यों नहीं बनवाते? अपने उन बापों से क्यों नहीं कहते कि अच्छी स्कूल बनाओ, अच्छे कॉलेज बनाओ, अच्छे मेडिकल कॉलेज बनाओ, अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज बनाओ? 5000 साल में से तुम रिजर्वेशन लिए बैठे हुए होते, आज भी बैठे हो। मंदिरों में सिर्फ तुम्हारी उपयोगिता है, सिर्फ तुम रहते हो। और मंदिर से मुझे एक बात याद आया, अभी हाल ही में अयोध्या धाम श्री राम मंदिर में अभी चोरी हुई, 200-250 करोड़ रुपए की चोरी हुई, ज़मीन घोटाला हुआ, तमाम तरह के कुकृत्य किए गए, जिसमें से एक तुम्हारे तथाकथित शंकराचार्य कैसी न्याय की बात करता है। वो कहता है कि जो 3 यादव हैं उनको फांसी की सज़ा दे दो, बाकी जो ब्राह्मण कैटेगरी के लोग हैं उनको 6-6 महीने की कैद करके छोड़ दो। कितने, क्या कहूँ मैं, तुम्हारे लिए कौन सा शब्द यूज करूँ यार? थोड़ा लॉजिकल सोचो, थोड़ा सा लॉजिकल सोचो। सच कह रहा हूँ, नफरती तुम लोग हो, नफरत फैलाते हो। मैं बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ, तो भाई इस देश की खूबसूरती को बांटो मत। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब एक साथ रहो और उन्हें पढ़ने दो। मुसलमानों में मैं नहीं कहता कि सब बहुत अच्छे हैं, उनमें भी तुम्हारे जैसे ही कट्टरता है, उनमें भी ऐसे ही पागल, पर वो भी कुछ पढ़ते नहीं हैं, ना कुरान के बारे में पढ़ते हैं, ना हदीस के बारे में पढ़ते हैं। पूरा पढ़ें तो उनको भी उसकी जो कमियां हैं
और मैं मानता हूँ कि कोई भी जो भी साहित्य ग्रंथ लिखे गए हैं धार्मिक, उनका क्रिटिकली इवैल्यूएशन कीजिए आप। मतलब आप जो है उसे सही गलत के सचने से देखिए, और ये देखिए कि मतलब दो, पहले एक दो तीन चीज़ें क्लियर कर लीजिए। एक तो होता है व्यक्तिगत, दूसरा होता है सार्वजनिक। तो अगर आपके अकेले को कोई नुकसान हो रहा है तो उसे अवॉइड करना चाहिए, लेकिन अगर समाज को उससे नुकसान हो रहा है तो उस बात पे गौर करना चाहिए। और मुझे लगता है कि उसे देखना चाहिए। नहीं देखते तुम लोग, पढ़ो थोड़ा सा देखो। और मुस्लिम भाइयों से भी कहूँगा कि जैसे एक दिन मैं कोई देख रहा था एक वीडियो, एक कोई मुस्लिम भाई थे, कोई मुस्लिम लड़की बुर्का नकाब पहन के डांस कर रही थी, तो वो बहन नाच रही थी। तो वो जो उसमें भाई था वो कमेंट कर रहा है कि इस्लाम तुम्हारे बाप का नहीं है, तुम्हें बहुत नाचने का शौक है तो नकाब उतार कर नाचो। तुम लोग पहले तो भाई, हिंदू हो चाहे मुसलमान, जो धार्मिक प्रवृत्ति के लोग हैं वो पहले इस तरह से डराएंगे कि जब तुम मरोगे तो तुम्हें तेल में खौला जाएगा, और तरह तरह के नरक है, स्वर्ग है, वो सारी चीज़ें। मैं नहीं कहता कि नहीं होती होंगी। तो जब वो ऑलरेडी वहाँ पनिशमेंट का प्रावधान बना हुआ है मरने के बाद सारी चीज़ें, तो तुम इतने चिंता में क्यों मरे जा रहे हो भाई? तुम अच्छा काम करो, स्वर्ग में तुम जाओ, और तुम भी भाई जन्नत में जाओ। तुम क्यों ठेकेदार बनते हो? हाँ? वो जो इतना दुनिया का सबसे बड़ा शक्तिशाली मालिक है, वो खुद अच्छा बुरा देख लेगा। उसमें इतनी तो ताकत है ना, किसी को दंड दे तो दे ही सकता है, तो वो देगा। अच्छे बुरे कर्मों का साफ फल दे देगा वो। अगर तुम्हें उस पर भी भरोसा नहीं है यार, तुम्हें खुद डाउट है कि वो दंड देगा भी कि नहीं देगा, इसीलिए तो तुम लड़ जाते हो, तलवार उठा लोगे और उसकी जाके हत्या कर दोगे। अगर तुम्हें उस श्री राम भगवान पे, अल्लाह पे इतना ही यकीन है तो उससे अपने हिसाब से ज़िंदगी जीने दो, और दुआ करो उस ऊपर वाले से कि या अल्लाह, अगर इसने गलत किया है तो इसे बुद्धि देना, या भगवान है, खुदा है, ईश्वर, अगर इसने गलत किया है तो इसे बुद्धि दीजिए, सही रास्ते पर चले। नफरत मत करो, कम से कम तुम तो नफरत मत करो। तुम्हें इतना बड़ा ज्ञान है, पर मुझे अफसोस होता है कि तुम जिस ज्ञान के कसौटी को लेकर घूम रहे हो, तुम्हारा एक्चुअली ज्ञान नहीं है, अहंकार है। उस अहंकार में इतने तुम बंध गए हो कि सही गलत का तुम फैसला भी नहीं ले पाते। तुम्हें भरोसा उस ऊपर वाले पे भी नहीं है। अगर होता तो तुम खुद नहीं आते, तुम न्याय की बात करते, नहीं तुमसे होता। इसलिए मैं तुमसे हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट, हालांकि जोड़ना तो नहीं चाहिए कि उस काबिल नहीं हो, लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूँ कि इस देश को, ये देश बहुत खूबसूरत है, दुनिया का सबसे खूबसूरत देश में। जब खूबसूरत कह रहा हूँ तो कल्चर की बात कर रहा हूँ, प्रकृति की बात कर रहा हूँ, नेचर की बात कर रहा हूँ। यहाँ दुनिया का इकलौता ऐसा देश है जहाँ एक ही समय में चारों मौसम चल रहे होते हैं, कहीं बारिश हो रही होती, कहीं धूप, है ना। तो भाई इसी तरीके से अनेक कल्चर्ड लोग आए, सब यहीं आके बस गए, यहीं रहने लगे, तो सुकून से रह रहे थे। तुम्हारी सर्वोच्चता रूपी अहंकार ने बर्बाद कर दिया यार। अब समझो, रहने तो इस देश को खूबसूरत। भरत भूषण तिवारी को अब और न पैदा करो, शेर थे वो, ख़त्म हो जाओगे भाई प्लीज़। इसलिए रिक्वेस्ट करता हूँ, इस देश को नेताओं से भी विनम्र निवेदन है कि वो लोग भी अच्छे हॉस्पिटल बनाएं, अच्छे स्कूल्स बनाएं, अच्छे इंस्टीट्यूट बनाएं, मेडिकल कॉलेज अच्छे बनाएं, एम्स बनाएं, आईआईटी बनाएं। ऑनेस्टली सब लोग काम करें, बहुत खूबसूरत देश बनेगा। अयासियों से थोड़ा बाहर निकलें, बहुत बहुत अच्छा लगेगा।
और जिन्हें बहुत बहुत अपने आप को बहुत बड़ा राष्ट्रवादी नेता कहते हैं, वो उन नेताओं से तो विशेष रूप से अपील है कि राष्ट्रवाद का मतलब होता है राष्ट्रवाद का विकास, राष्ट्र का विकास, सर्वोच्चता उसकी स्थापित करना। किसी भी रूप में देखिए ना, आज हमें हर चीज़ के लिए गिड़गिड़ाना पड़ता है। हॉर्मुज में भी तेल गैस जहाज़ बंद कर दिया गया था, कितनी किल्लत मच गई, और उसकी सारी की सारी मार ना किस पे पड़ती है? बहुसंख्यक वर्ग जो ओबीसी SC ST कैटेगरी के लोग हैं। मज़ेदार बात और दुखद बात भी है, 131 सांसद यानी 84 SC कैटेगरी के, 47 ST कैटेगरी के सांसद होने के बावजूद, 120 से ज़्यादा ओबीसी कैटेगरी के सांसद होने के बावजूद उनका कुछ नहीं चलता। विवश है, और मानसिक रूप से उन्हें असहाय बना दिया गया है। मेरे भाई, अगर वो एक एक सांसद अपने अपने जहाँ जहाँ वो सांसद हैं एक अच्छी स्कूल्स खोल देते, फ्री ऑफ कॉस्ट गवर्नमेंट की तरफ से खुलवा दें, वो बदल गया होता। 75 साल 78 साल हो गए, लेकिन स्थिति ज्यों की त्यों ही बनी हुई है। क्यों? सब मज़े ले रहे हैं भाई, सब बेवकूफ़ बना रहे हैं। और मजबूरी में उस भाई ने बंदूक उठाया। मतलब आज़ादी के मिलने के बाद आज़ाद भारत में एक ऐसा व्यक्ति जिसने यह हिम्मत की, और मैं होता है कुछ लोगों को बुरा लगेगा और हो सकता है कि उसके तरीके गलत थे, लेकिन यह भी समझना और सोचने का तो बनता है ना कि आखिर ऐसा एक युवा क्यों ऐसा करता है, क्यों कर रहा है। अंग्रेज वो चले गए, तुम्हारी अंग्रेजियत अभी भी है, हर जगह है। तो उस अंग्रेजी पना को छोड़ो और सचमुच देश में के बारे में सोचो, वरना फिर से चंद्रशेखर आज़ाद पैदा होंगे, फिर से भगत सिंह पैदा होंगे, शफाकुल्ला खान पैदा होंगे, रोशन खान पैदा होंगे, राम प्रसाद बिस्मिल पैदा होंगे, लाला लाजपत राय, भीमराव अम्बेडकर, वीजी तिलक, सारे लोग फिर से आ जाएंगे। प्लीज़ हाथ जोड़कर गुजारिश है कि इस देश की बेहतरी को बनाओ, होश में हो जाओ। अब ज़्यादा बहुत बोल चुका हूँ, अब इसी के साथ यहीं पे अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।